प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं सामाजिक विज्ञान में कक्षा 9th के छात्राओं को 4 पाठ पढ़ा चुका हूँ। इससे पूर्व में आज फिर दोबारा से इतिहास में दूसरा पाठ लेते हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पाठ 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। सामाजिक परिवर्तन का युग, इसमें दिया है सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन के युग में फ्रांसीसी क्रांति सफलता के बाद स्वतंत्र व समानता के नैसर्गिक अधिकारों के विचार सभी राष्ट्रों में फैलने लगे। भारत में इन विचारों के अग्रदूत बने राजा राम मोहन राय, हेनरी लुइस डेरोजियो, जो इसके सबसे भूमिका निभाई, उसमें ये लोग थे। इसके बाद के समय में रविंद्रनाथ ठाकुर और सरोजिनी नायडू ने इनसे प्रेरणा सीखा। यूरोप में सभी लोग संपूर्ण यानी पूरा परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। सभी लोग उस बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन यह प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। इसका चरम रूप 20वीं सदी में समाजवाद के रूप में सामने आया, जब इस विचारधारा ने रूस के बड़े भूभाग पर राजनीति के क्षेत्र में उथल-पुथल मचा दी। वर्ष 1917 की अक्टूबर क्रांति के माध्यम से बीच से कम्युनिस्टों ने रूस की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। इसमें तीन विचारधाराओं के लोग आए। समाज में बदलाव लाने वाले 3 समूह बन गए। पहला समूह था उदारवादी, प्रजातंत्रवादी, रूढ़वादी। उदारवादी जो था सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखते थे, यानी प्रेम भाव रखते थे। प्रजातंत्रवादी महिला मताधिकार के पक्ष में थे। जो प्रजातंत्रवादी थे वो चाहते थे महिलाओं को अपना मत डालने का अधिकार मिले, और जमींदारी के विशेष अधिकारों को समाप्त करना चाहते थे। जो जमींदारी प्रथा थी उनको विशेष जो अधिकार मिले हुए थे उनको समाप्त करना चाहते थे। रूढ़वादी तीसरे लोग थे, जो रूढ़वादी की सोच थी कि लोग 18वीं शताब्दी में परिवर्तन के विरोधी थे, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते वे भी कुछ परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो गए। अब आता है आपका औद्योगिकरण के कारण और परिवर्तन। औद्योगिकरण की वजह से क्या क्या बदलाव आया। औद्योगिकरण की वजह से जो बदलाव आया उसमें स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। यानी स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी कारखानों में उनको काम मिलने लगा। अधिकांश उद्योग निजी स्वामित्व में थे, यानी अधिकतर जो उद्योग लगे हुए थे उसमें निजी मालिक थे, व्यक्तिगत कारखाने थे। अधिकांश लोग 19वीं सदी में उदारवादियों, प्रजातंत्रवादियों के साथ लामबंद होने लगे थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी व रूस को जनता क्रांतिकारी होने लगी। वहाँ की जनता थी, रूस की जनता क्रांतिकारी होने लगी। राजाशाही का अंत होने लगा। नागरिक अधिकारों को बहाल किया जाने लगा। यूरोप में एक हेडिंग आया है, यूरोप में समाजवाद का आना। समाज का पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही था। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। बहुत सारे लोग उनकी तरफ अपना ध्यान को आकर्षित कर रहे थे। समाजवादी जो लोग थे निजी संपत्ति के विरोधी तो थे, लेकिन वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को भी सही नहीं मानते थे। उनका विचार था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की भावना ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा इसलिए मानते थे, उनका कहना था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, लेकिन
दूसरों को रोज़गार भी मिलता है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि जितने भी संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे की ही सोचते हैं, वो अपना मतलब का ही कार्य करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते, उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। समाजवादी जो लोग थे उनके पास भविष्य के लिए एक बिल्कुल जो सोच थी वो अलग थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1858 ने इंडियाना में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का कोशिश की। उस कोशिश में कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से ही बहुत बड़े सामूहिक हित नहीं बनाए जा सकते, लेकिन सरकार अपनी तरफ से सामूहिक हितों को बढ़ावा दे। उसके लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। इसके साथ साथ आया कार्ल मार्क्स आए। इन्होंने 1818 से 1882 में फ्रेडरिक एंगेल्स 1895 ने इस दशक में कई नए तर्क पेश किए। उनका कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। वो कहते थे जो पूंजीपतियों का जो उन्हें मुनाफा जितना भी मुनाफा होता है, उनकी आमदनी होती है, वो गरीब मजदूरों की मेहनत से होती है। मार्क्स का कहना था कि जब निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय इकट्ठा करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में कभी सुधार नहीं आ सकता, और वे अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का कहना था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए हमें मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। इससे क्या एक अलग तरह का समाज बनाना होगा मजदूरों के लिए, जिससे सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण या अधिकार हो। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। अब इससे आगे हम लेंगे समाजवाद के लिए समर्थन। समाजवाद के लिए समर्थन, एक इसमें हेडिंग आया है समाजवाद के लिए समर्थन। समाज के लिए क्या समर्थन हो। 1870 के आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गए। जो समाजवादी जो विचार थे पूरे यूरोप में फैल गए। उन्होंने अपने प्रयासों से समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए एक संगठन बनाया। संकट के समय या कोई संकट का समय आता है तो उन्होंने सदस्यों की मदद पहुंचाने के लिए संगठनों ने एक कोष स्थापित किया। काम के घंटों में कमी तथा मत अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के आपस में काफ़ी अच्छे संबंध हो गए। संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी ऐसी ही एक पार्टी का गठन हुआ, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति के उनके प्रतिनिधि बहुत बड़ी संख्या में जीतते रहे, लेकिन कानून बनवाने में
भी उनकी भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़वादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। अब लेते हैं रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उल्टा हो गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने अपना अधिकार कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना लगा। इसको हम जानेंगे ये कैसे हुआ और क्यों। ये लेते हैं अब रूसी साम्राज्य। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का या सेकंड का शासन हो गया। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले पूरे भूक्षेत्र पर के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्सों रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध लोग भी शामिल थे। अब लेते हैं अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था समाज की क्या थी? 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती से अपना गुजारा करता था, यानी खेती से ही अपना गुजारा करता, खेती पर ही आश्रित थे। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जो जनता थी वह अपनी आजीविका खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था जितना वहाँ पर था। इसके साथ साथ उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेतों पर निर्भर आबादी 40-50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदा किया करते थे। रूस में अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। वो अपने यहाँ से अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा निर्यात करते थे। उद्योग बहुत कम थे। इसके साथ साथ ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही किया करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्कों को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश थे वो तेज़ी से बढ़ रहा था। इन कारखानों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुनी आमदनी या वृद्धि हुई। इसके साथ साथ सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। जो काम करने वाले कारखानों में मजदूर, ये मिलाकर दोनों की संख्या बराबर हो गई। अधिकतर जो कारखाने उद्योगपतियों के निजी संपत्ति तो थे ही, मजदूरों को न्यूनतम कम वेतन देते थे। काम की पाली थी, उसके घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र बनाए हुआ था। कहीं इनसे कोई अतिरिक्त कार्य तो नहीं लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक न पाने में नाकाम रहे। कारीगरों की इकाइयाँ वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खिंच जाती थी, यानी 15 घंटे तक काम लिया करते थे, जब कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर
तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। इसके साथ साथ रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले और एक और लिहाज से भी अलग थे, क्योंकि यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था, जिस पर वो अपना खेतीबाड़ी कर सकें। अब लेते हैं रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद के लिए रूस के किसानों में स्वाभाविकतः समाजवादी भावना तो थी, लेकिन मार्क्स के अनुयायियों को रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। वर्ष 1900 में इन लोगों ने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। किसानों के समर्थन में इस पार्टी ने काफ़ी काम किया। इनको किसानों का भी समर्थन मिला, उसके साथ इस पार्टी ने उनके साथ काफ़ी काम किया। संगठन के स्तर पर पार्टी के 2 खेमे बन गए, 2 हिस्सों में बट गई। बोलेशेविक खेमे का मुखिया व्लादिमीर लेनिन थे, जो उग्र अनुशासन के पक्षधर थे। दूसरा खेमा मेनशेविकों का था, जो कुछ उदार था। यानी 2 खेमे बन गए, इसमें उदार और उग्र पक्ष के 2 खेमे बन गए थे। अब इसके बाद लेते हैं हम, अब इसमें आता उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। इसमें हेडिंग है उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। यूरोपीय शासकों के अलावा 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, लेकिन उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर योजना चलाई। 1905 की क्रांति के समय उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं। वास्तविक वेतन में 20% की कमी आ गई, गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। 1904 में ये गठित की गई। असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स के में उनको नौकरी से हटा दिया गया। मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने के, वेतन में वृद्धि, कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसके साथ साथ हम लेते हैं आपको 1905 की क्रांति के समय जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें बनाई गईं, उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां, रोक लगा दी गई। जार ने पहला ड्यूमा को मात्र 15 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। यह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। वो अपनी जो सत्ता थी उस पर किसी तरह का वो अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके उसने तीसरी बना ली। तीसरी का नाम था ड्यूमा। तीसरी ड्यूमा में रूढ़वादी राजनेता को ले लिया। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को उसने वहाँ से उससे बाहर कर दिया।
आज हम आपको इतना ही समझाते हैं। कल इसके बाद इसमें से दूसरा समझाएंगे। अब यहाँ तक आपका कल जो चलेगा, कल ये चलेगा पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इसको आप यहाँ तक पढ़िएगा, पाठ को पढ़ें और समझें। मैंने वो समझा ही दिया है आपको।